हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम बहुत शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। उस क्वेश्चन से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो हम मैक्सिमम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निश्चित काल में मानव प्लेसेंटा का औसत वजन कितना होता है। देखो, निश्चित काल की बात कर रहे हैं। निश्चित काल मतलब होता है निश्चित टर्म में। निश्चित टर्म मतलब होता है कि सही समय पर, मतलब अगर जो गर्भ अवधि होती है 9 महीने होती है। हफ्ता में देखें तो 40 वीक या 40 सप्ताह होती है और 280 दिन होती है। ये होती है जो मानव बच्चा जो होता है वो माँ के जो गर्भ में रहता है इतने दिन तक रहता है। तो इतनी जो अवधि होती है, अगर इसी में ही जन्म लेता है तो उसको निश्चित काल कहते हैं। अगर ये इसके पहले लेता है जन्म तो उसको हम प्री टर्म बोलते हैं, और अगर ये बाद में लेता है इसके तो उसको हम पोस्ट टर्म बोलते हैं। 37 सप्ताह से पहले अगर बच्चा हो जाता है माँ के गर्भ से तो उसको प्री टर्म डिलीवरी बोलते हैं, और 42 सप्ताह के बाद अगर होता है तो उसको हम पोस्ट टर्म डिलीवरी बोलते हैं, है ना। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि निश्चित काल में मानव प्लेसेंटा का औसत वजन कितना होता है। 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 1500 ग्राम या 2000 ग्राम। तो निश्चित काल में अगर टर्म समय में, मतलब पूरे सही समय पर अगर बच्चा हो रहा है माता को, तो प्लेसेंटा का वजन लगभग 500 से 600 ग्राम होता है। प्लेसेंटा होता क्या है? प्लेसेंटा एक मानव का अस्थायी अंग होता है जो केवल और केवल माता में ही होता है, पुरुषों में नहीं होता है। तो माता का एक अस्थायी अंग होता है जो कि जब युग्मनज बनता है, युग्मनज से ब्लास्टोसिला बनता है, ब्लास्टोसिस्ट प्रक्रिया होती है, उसका ट्रोपोप्लास्ट बनता है। ट्रोपोप्लास्ट ही आगे चलकर प्लेसेंटा का रूप धारण कर लेता है। ये जो प्लेसेंटा होता है ये नवजात बच्चे को पोषण प्रदान करता है। उसकी वो किस तरह से पेट में जिएगा, उसको किस तरह से पोषण खाद्य पदार्थ मिलेंगे, जल मिलेगा, उसके अंदर किस तरह से चीज़ें जाएंगी ताकि वो जीवित रहे, ये प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। इसके अलावा बच्चा जो होता है अपशिष्ट पदार्थ भी निकालता है, वो अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर निकलते हैं प्लेसेंटा के माध्यम से। मानव का जो पहला मल होता है, जो नवजात का पहला मल होता है, वो क्या कहलाता है? मेकोनियम कहलाता है। क्या कहलाता है? मेकोनियम जो होता है बच्चे का पहला मल होता है। इसको कैथेटर की सहायता से बाहर भी निकाला जाता है ना। मानव का पहला मल क्या होता है? मेकेनियम होता है। अब प्लेसेंटा क्या? प्लेसेंटा का वजन हमने पढ़ लिया। प्लेसेंटा अस्थायी अंग होता है, बच्चे को ऑक्सीजन प्रदान करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है। प्लेसेंटा की भी अलग अलग स्थिति होती हैं। प्लेसेंटा एक प्रीविया होता है, एक प्लेसेंटा अब्रप्शन होता है, एक रिटेंड प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? जब गर्भावस्था होती है और प्लेसेंटा बिल्कुल गर्भावस्था के निचले हिस्से में आ जाता है, उसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इसमें प्लेसेंटा गर्भाशय की ग्रीवा के कुछ या पूरे हिस्से को कवर कर लेता है। ये प्लेसेंटा संबंधी जटिलताओं में आता है। एक प्लेसेंटल अब्रप्शन होता है। ये क्या होता है कि क्या होता है, हमने जब प्रसव अवस्थाएं पढ़ी हैं, मैंने आपको पढ़ाया है प्रसव अवस्था, तो मैंने क्या बताया था कि जो प्रसव के 4 चरण होते हैं। दूसरे चरण में बच्चा बाहर आता है माँ के गर्भ से, और तीसरे चरण में प्लेसेंटा बाहर आता है। तो यदि प्लेसेंटा समय से पहले ही गर्भाशय की दीवार से अलग हो जाता है तो उसको प्लेसेंटल अब्रप्शन कहते हैं। जो प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ मैं आपको, मैंने करीब 24 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं। शायद से 24वें प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको प्लेसेंटल अब्रप्शन बताया था, जिसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा माँ की गर्भाशय की दीवार से अलग हट जाता है और जिससे भ्रूण को मिलने वाले पोषक और ऑक्सीजन तत्वों की कमी हो जाती है। एक रिटेंड प्लेसेंटा होता है। बच्चे के जन्म के बाद अगर प्लेसेंटा या झिल्ली का कुछ हिस्सा गर्भ में रह जाता है तो उसको रिटेन्ड प्लेसेंटा कहते हैं। रिटेन्ड मतलब जो उसमें रह गया है ना। प्लेसेंटा को अब अपरावी बोलते हैं, और जो पौधे होते हैं उनमें बीजांडांसन भी बोलते हैं। तो ये सारी प्लेसेंटा के बारे में बातें हैं। प्लेसेंटा ह्यूमन कोरियोनिक जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है, और एचपीजी ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन होता है। ये सारे हार्मोन प्लेसेंटा जो है सीक्रेट करता है। तो ये सारे फैक्ट प्लेसेंटा के बारे में याद रखिएगा। मानव और इसके अलावा अलग अलग प्लेसेंटा के प्रकार होते हैं। जो मानव का जो प्लेसेंटा होता है वो हीमोकेरियल प्लेसेंटा कहलाता है। मानव वाला जो प्लेसेंटा है वो हीमोकेरियल प्लेसेंटा कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि मानव का जो प्लेसेंटा है वो कौन सा कहलाता है? हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहलाता है, जिसको रुधिर जरायु वो ही बोला जाता है हिंदी में। शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो रुधिर जरायु भी बोला जाता है।
प्लेसेंटा के चारों ओर एक झिल्लीदार एक परत चढ़ी हुई होती है जो उसको सुरक्षा प्रदान करती है, जिसको हम कोरियोनिक विली कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विली कहते हैं। प्लेसेंटा क्या है? एचसीजी हार्मोन, एचपीएल हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जैसे कई प्रकार के हार्मोन का उत्पादन करता है। अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन भी स्रावित होता है, जो कि गर्भाशय के बाद में होता है। गर्भावस्था के बाद के चरण में अंडाशय एक हार्मोन स्रावित करता है, उसको बोलते हैं रिलैक्सिन। अंडाशय रिलैक्सिन हार्मोन कौन स्रावित करता है? आपसे पूछेंगे कि रिलैक्सिन हार्मोन कौन स्रावित करता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन अंडाशय स्रावित करता है। प्लेसेंटा कौन कौन से करता है? एचसीजी करता है, एचपीजी करता है, एस्ट्रोजन करता है। ये प्लेसेंटा सीक्रेट करता है। और रिलैक्सिन हार्मोन को कौन निकालता है? अंडा से निकालता है। सारे ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है नाभि नाल, जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ये नाभि नाल ही एक इस प्रकार की एक पतली सी ट्यूब के आकार की रचना होती है, जो प्लेसेंटा को और मानव के भ्रूण को, प्लेसेंटा को और मानव का जो भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है, उसको जो आपस में जोड़ती है, उसको हम नाभि नाल या अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नाभि नाल या अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। इसकी लंबाई औसतन कितनी होती है? 50 से 60 सेंटीमीटर औसतन इसकी लंबाई होती है। कितनी होती है? 50 से 60 सेंटीमीटर इसकी औसतन लंबाई होती है। और जो ये नाभि नाल होती है, या इसको गर्भनाल भी बोलते हैं, इसको नाभि नाल भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? इसको गर्भनाल भी बोलते हैं। नाभि नाल और गर्भनाल बोलते हैं। ये जो नाभि नाल है और ये जो गर्भनाल है, वो क्या कर होती है? वो दो धमनियों से मिलकर बनी होती है। दो तो इसमें क्या होती है? धमनी होती हैं, और इसमें एक सिरा होती है, और एक क्या होती है? सिरा होती है। दो इसमें क्या होती हैं? धमनी होती है। दो धमनी से मिलके बनी होती है, और एक क्या होती है? इसमें सिरा होती है। आपसे पूछते हैं कि नाभि नाल कितनी धमनियों से मिलकर बनी होती है, तो नाभि नाल दो धमनियों से मिलकर बनी होती है और एक सिरा से मिलकर बनी होती है। धमनियाँ शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भाग में ले जाती हैं, और जो सिराएं होती हैं वो अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। मतलब सिराएं अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं, और धमनियाँ जो है वो शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों में ले जाती हैं। धमनियाँ शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों में ले जाती हैं, और सिराएं अशुद्ध रक्त को अलग भागों में ले जाती हैं। अगला है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब हुआ है? तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन 26 सितंबर 1994 को हुआ। कब हुआ? 26 सितंबर 1994 को हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो सारे लोग सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, और सारे लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट में आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सर्वप्रथम बाल नीति कब आई थी? सर्वप्रथम बाल नीति कब आई थी? सारे लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। सबसे पहले बाल नीति कब आई थी? सारे लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सबसे पहले बाल नीति कब आई थी? इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे नहीं देखा है तो इंस्टाग्राम पे चले जाइए। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियो आपके काम के डले हुए हैं। अगर आपको ऐसे ही चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस आपको और मिलते रहे, तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। आपको वहाँ बहुत अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के MCQ मिलते रहेंगे, जो पेपर में आने के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए आवश्यक हैं। आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, हर कहीं से हर कुछ इकट्ठा कर रहे हो, थोड़ा सा स्मार्टली स्टडी करो, वही पढ़ो जो एग्ज़ाम में आना है। मैंने कल ही रात को एक वीडियो बनाया था, कल सुबह में बनाया था, सॉरी 5-6 बजे के करीब मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स के शिशु स्वास्थ्य देखभाल के क्वेश्चन करवाए थे। एक बार वहाँ पर गौर करो और सोचो कि आप क्या पढ़ रहे हो। आप CDP वो वाला पार्ट पढ़ रहे हो पूरा का पूरा, जो कि वर्ग 3 और वर्ग 2 का है। क्योंकि आपके में जो वो जो वाला पार्ट है ना, जो शिशु देखभाल की शिक्षा वाला जो पार्ट है, वो बहुत ही नाम मात्र का आएगा। बाकी ये गर्भ अवस्था वाला, बच्चों की नवजात बच्चे के वाला, नवजात के रिफ्लेक्स वाला, नवजात किसी की जो शिशु पूर्व देखभाल होती है उससे संबंधित, बाल संस्था से संबंधित, बाल श्रम नीतियों से संबंधित, किशोर अवस्था से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा आने हैं। तो केवल वही पढ़ो। थोड़ा सा एक जगह पे कहीं भी कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी मत पढ़ो। थोड़ा सा अपना दिमाग, भले ही किसी का नोट्स मत लो, किसी का कोचिंग, भला मेरा नोट्स मत लो, मेरा ऑनलाइन पैकेज मत लो, बट आप अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगा के आप खुद भी कर रहे हो तो खुद स्मार्टली स्टडी करो।
इसलिए मैंने आपको वो पेपर है वो सॉल्व करा के बताया था कि एक बारी देख लो कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है। भ्रूण की जो आंतरिक परत होती है वो कैसे क्या कहलाती है। भ्रूण जो होता है, भ्रूण है, ये समझ लो भ्रूण है, इसकी जो अंदर की जो परत होती है वो क्या कहलाती है। तो भ्रूण की आंतरिक परत एमनियोन कहलाती है। भ्रूण की आंतरिक परत क्या कहलाती है? एमनियोन कहलाती है। भ्रूण की आंतरिक परत क्या कहलाती है? भ्रूण की आंतरिक परत, भ्रूण की आंतरिक परत को एमनियोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमनियोन बोलते हैं भ्रूण की आंतरिक परत को। तो भ्रूण की आंतरिक परत क्या कहलाती है? भ्रूण की आंतरिक परत को कोरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूण की आंतरिक परत को, सॉरी, एमनियोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरियन तो जो उसमें जो द्रव होता है, जो केंद्रक में भरा हुआ होता है, उसको हम कोरियन बोलते हैं। आंतरिक परत को क्या बोलते हैं? एमनियोन बोलते हैं। और जो गर्भनाल होती है, गर्भनाल जो मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया है, जो कि प्लेसेंटा और भ्रूण को आपस में जोड़ता है, वो गर्भनाल कहलाता है। शौचालय प्रशिक्षण की आयु के मतलब शौचालय प्रशिक्षण की आयु क्या होती है? ये किस उम्र में बच्चे को शौचालय का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए? तो बच्चा लगभग जब 1.5 साल का हो जाता है, मतलब जब बच्चे को 18 महीने का हो जाता है, तब उसको शौचालय का प्रशिक्षण देना आरंभ कर देना चाहिए। जो फ्रायड ने उनकी अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं, गुदा अवस्था बताई है ना, जिसको एनल स्टेज बोलते हैं। तो वो एक ओरल स्टेज बताई है। ऐसे उन्होंने अलग अलग स्टेजेस में बांटा है बच्चे की अवस्थाओं को। तो उसमें उन्होंने ये अवस्था बताई है, एनल स्टेज, इसको गुदा स्टेज कहते हैं। ये जो अवस्था होती है बच्चे की, इसमें उन्होंने बताया है कि इसमें बच्चे को अपने लिंग का ज्ञान होना चाहिए, उसको टॉयलेट और टॉयलेट के बारे में उसको जानकारी होना चाहिए, कब उसको अपना टॉयलेट करना है, कहाँ करना है। तो ये सब अब उसको एहसास होने लगता है कि हाँ, अब उसको टॉयलेट आ रही है। तो ये उसको प्रशिक्षण देना चाहिए कि जब भी आपको टॉयलेट आए तो आपको किस तरह से रिएक्ट करना है। आपको जो अपनी माँ है उनको बुला लेना चाहिए। ये जो प्रशिक्षण की आयु है ये 18 महीने से स्टार्ट हो जाती है। तो शौचालय प्रशिक्षण की आयु में कौन सा आंसर आ जाएगा? 18 महीने आ जाएगा। अगला है, शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार कब बनाया गया था? तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया था अप्रैल 2010 में। 2005 में ये इसके बारे में जो प्रावधान लागू हो गए थे, जबकि अधिनियम पूरी तरह से लागू हुआ था 2009 में, और 2010 में इसको मौलिक अधिकार बना दिया था। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बना दिया था? तो अप्रैल 2010 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया था। अगला क्वेश्चन है, मोरो जो रिफ्लेक्स होते हैं वो किस आयु में गायब हो जाते हैं? मोरो रिफ्लेक्स मतलब होता है बच्चे का अचानक से चौंक जाना, उसको बच्चे को लगना कि वो कहीं से गिर रहा है, वो अचानक से डर जाता है और वो डरने के चक्कर में अपने हाथ पांव इधर उधर मारता है, कुछ पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये कौन सा रिफ्लेक्स होता है? इसको मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं और ये 6 से 9 महीने में गायब हो जाता है। मोरो रिफ्लेक्स कब गायब हो जाता है? 6 से 9 महीने में गायब हो जाता है। हमारा जो महिला सुपरवाइज़र का ऑनलाइन बैच है, हम जीतेंगे बैच, उसमें मैंने ये पूरे रिफ्लेक्स करवा दिए हैं। करीब 10 या 12 रिफ्लेक्स हैं ये पूरे नवजात के। ये सारे मैंने वहाँ पे करवा दिए हैं। अगर जो भी लड़कियाँ वो लोग देख रही हैं जिन्होंने हमारा बैच लिया है, तो मैंने ये सारा करवा दिया है। और आज 10 बजे से उसका टेस्ट भी है जिसमें सारे रिफ्लेक्स आपसे पूछे जाएंगे। और पिछले परीक्षाओं में 2017 की परीक्षाओं में ये यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना है। रिफ्लेक्स वाला, सिंड्रोम वाला, ये टॉपिक जो है बाल श्रम वाला, बाल नीति वाला, ये वाले टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सिलेबस ही पूरा बाल और महिलाओं पर केंद्रित है। तो मोरो रिफ्लेक्स कब गायब हो जाते हैं? 6 से 9 महीने में गायब हो जाते हैं। मोरो रिफ्लेक्स को हम भूल भुलैया रिफ्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा एकदम से भूल जाता है, चौंक जाता है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि किस रिफ्लेक्स को हम भूल भुलैया रिफ्लेक्स कहते हैं? तो मोरो रिफ्लेक्स को भूल भुलैया रिफ्लेक्स कहा जाता है। किसको? मोरो रिफ्लेक्स को भूल भुलैया रिफ्लेक्स कहते हैं। अगला है, गर्भनाल जो होती है वो किसके द्वारा संरक्षित होती है? वर्निक्स कैसियोसा इसके द्वारा। वर्निक्स कैसियोसा से तो जो नवजात होता है उसके चारों तरफ एक मोम जैसी एक परत चढ़ी हुई होती है, चिकनी सी, चिकनी चिकनी पदार्थ चढ़ा हुआ था जो कि बच्चे को कवर किया हुआ रहता है। एमनियोटिक फ्लड, जो बच्चे के आसपास एक फ्लड में जिसमें बच्चा जो होता है डूबा हुआ रहता है, वो एमनियोटिक द्रव होता है। गर्भावस्था के अंत में इसकी मात्रा करीब 700 से 800 ml तक हो जाती है, जबकि गर्भावस्था के थोड़े
थोड़े से पहले के चरण में अगर देखा जाए तो करीब 800-900 ml होती है, लेकिन लास्ट आने तक इसकी मात्रा कम हो जाती है। ज़्यादा मात्रा भी बुरी होती है, कम मात्रा भी इसकी बुरी होती है। वाटसनस जेली इसको बोलते हैं। तो ये वाटनस जेली जो होती है ये गर्भनाल इसी के द्वारा संरक्षित होती है। किसके द्वारा? वाटनस जेली द्वारा संरक्षित होती है। पहली जब तिमाही होती है तो भ्रूण की जो आसपास की संरचनाएं होती हैं वो आपस में मिल जाती है। कौन कौन होता है इस गर्भनाल में? 2 धमनी होती हैं और एक सिरा होती है। तो 2 धमनी और एक जो सिरा होती हैं इनसे बनी गर्भनाल को छोड़ दिया जाता है, जिसे वाटनर जेली के रूप में जाना जाता है। यही जो संरचनाएं होती हैं यही क्या कहलाती हैं? वाटनर जेली के रूप में कहलाती हैं। गर्भनाल में वाटनर जेली होती है जो एक जिलेटिनस पदार्थ होती है, जिलेटिन का बना होता है। और ये जिलेटिन जो होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बना होता है। किससे? म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बना होता है, जो अंदर की रक्त वाहिकाओं की रक्षा करता है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बना होता है और क्या करता है? ये अंदर की जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उनकी रक्षा करता है। तो गर्भनाल किसके द्वारा संरक्षित होता है? वाटनस जेली के द्वारा संरक्षित होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। गर्भनाल किसके द्वारा संरक्षित रहती है? वाटनस जेली के द्वारा संरक्षित रहती है। अगला है, भ्रूण अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह प्रसव पूर्व विकास की अंतिम अवस्था है। बिल्कुल नहीं, ये भ्रूण थोड़ी ना रह जाता है। जब प्रसव मतलब बिल्कुल डिलीवरी होने वाली है, बच्चा बाहर ही आने वाला है, तो विकास की अंतिम अवस्था तो ये नहीं रहती है। दूसरा है, भ्रूण की अवधि जर्मन खसरा के लिए खतरे की अवधि है। बिल्कुल सही है कि शुरू का जो समय होता है, शुरू का जो 3 महीने रहता है, तो उस समय में क्या होता है, जो भ्रूण अवस्था होती है, तो ये अवस्था क्या होती है कि इस समय जर्मन खसरा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो भ्रूण की अवधि जर्मन खसरा के लिए खतरे की अवधि है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। पहला इसका गलत हो जाएगा, दूसरा केवल सही हो जाएगा। ये प्रसव विकास पूर्व विकास की दूसरी अवस्था होती है, न कि अंतिम अवस्था होती है। शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है और गंभीर अवधि होती है। इसमें कोई भी अगर रोग लगने होते हैं तो वो इसी अवस्था में लगते हैं। प्रसव पूर्व विकास 3 चरणों में होता है। एक तो भ्रूणीय अवस्था होती है, एक भ्रूण अवकाल होता है और एक गर्भस्थ शिशु की अवधि होती है। भ्रूणीय अवस्था जो पहले के 2 वीक होती है, मतलब लगभग 14-15 दिन की होती है। भ्रूण काल जो होता है, जो भ्रूणीय अवस्था होती है उसको हम डिंब काल भी बोलते हैं। और जो भ्रूण काल होता है उसको 3 से 8वें सप्ताह तक बोलते हैं, जिसमें भ्रूण बनता है। उसके बाद बाद की जो सबसे लास्ट अवस्था होती है वो गर्भस्थ शिशु की अवस्था होती है, जो 9वें सप्ताह से 9वें महीने तक की होती है। इस अवस्था में बच्चे का दिल धड़कता है, अंग बनने लगते हैं और दूसरा काम भी स्टार्ट होना आरंभ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ब्लास्टोसिस्ट के गठन और विकास और गर्भाशय भित्ति के साथ इसके संयोजन को क्या कहा जाता है? क्या बोल रहे हैं? एक जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, एक ब्लास्टोसिस्ट है, उसका गठन हो गया, उसका विकास हो गया, अब वो क्या हो रही है? अब वो गर्भाशय की भित्ति के साथ जुड़ रही है। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये गर्भाशय की भित्ति से जुड़ रहा है, मतलब अंडाणु शुक्राणु आपस में मिल गए हैं, उनका निषेचन भी हो गया है। निषेचन के बाद ब्लास्टोसिस्ट बन गया है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जाके कहाँ जुड़ जाएगा? महिला के गर्भाशय में जुड़ जाएगा। तो ये ब्लास्टोसिस्ट जब महिला से जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये महिला के जो गर्भाशय में जो जुड़ेगा उस अवस्था को क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम आरोपण। क्या बोलते हैं उसको? आरोपण बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की भित्ति के साथ जुड़ना क्या कहलाता है? आरोपण कहलाता है। और ये कब होता है? जब अंडाणु जो होता है जब शुक्राणु से मिलता है तो उसके निषेचन होता है। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने के बाद क्या होगा? निषेचन होगा। और निषेचन के 7 दिन बाद आरोपण होता है। आपसे पूछते हैं कि आरोपण होने में कितना समय लगता है? तो निषेचन के 7 दिन बाद। कब? निषेचन के 7 दिन बाद आरोपण होता है। कब होता है? निषेचन के 7 दिन बाद आरोपण होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कितने आरोपण की जो घटना होती है वो कितने दिनों के बाद होती है। तो जो आरोपण की घटना होती है निषेचन के 7 दिनों के बाद होती है। ब्लास्टोसिस्ट कब गर्भाशय की भित्ति से जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? उसको आरोपण या इम्प्लांटेशन भी बोलते हैं। 2017 के इस पेपर में ये क्वेश्चन आया है। 2017 के पेपर में ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है।
आरोपण में निषेचन से आरोपण होने में कितना समय लगता है? तो निषेचन से आरोपण होने में 7 दिन का समय लगता है। कितने दिन का समय लगता है? निषेचन से आरोपण होने में 7 दिन का समय लगता है। निषेचन क्या होता है? जब अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको निषेचन बोलते हैं। अंडाणु और शुक्राणु के आपस में मिलने को निषेचन बोलते हैं। जब निषेचन हो जाता है तो फिर क्या होता है? कोशिकाएं समसूत्री विभाजित होती हैं, अलग अलग कोशिकाएं विभाजित होती हैं। जब 16 कोशिकाओं का समूह बन जाता है तो उसको हम मोरूला बोलते हैं। जब कोशिका विभाजित होती हैं तो 16 कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मोरूला बोला जाता है। फिर बनता है ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट ही जाकर गर्भाशय की दीवार से क्या होता है? जुड़ जाता है और माँ के अंदर जो है प्रविष्ट कर जाता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया होती है, ब्लास्टोसिस्ट का वह हिस्सा जहाँ आंतरिक कोशिका गर्भाशय के एंडोमीट्रियम मतलब होती है जो अंदर वाली स्तर होती है, उसके विपरीत स्थित होती है। ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गर्भाशय के कोरकपुटी। कोरकपुटी क्या बोलते हैं? कोरकपुटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो गर्भाशय के कोरकपुटी ब्लास्टोसिस्ट के अंतरोपण का सामान्य स्थल क्या है? अंतरोपण को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अंतरोपण को क्या बोला जाता है? इम्प्लांटेशन बोला जाता है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि गर्भाशय में कोरकपुटी के अंतरोपण का सामान्य स्थल क्या है? इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले फ्रेंड्स अगर आप 100% महिला सुपरवाइज़र में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारा ये हम जीतेंगे सुपरवाइज़र बैच ज्वाइन कर लीजिए। हमारे कोई अलग अलग बैच नहीं होते हैं, सिंगल हमारा एक ही बैच है। इसके साथ अगर आप बुक्स मंगवाना चाहते हैं तो बुक्स भी मंगवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमारा ऑनलाइन बैच अकेला ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, सारे के सारे फैक्ट ट्रिक द्वारा मिलेंगे। सरल से सरल तरीके को कैसे हम याद रख सकते हैं। मैथ्स का कोई ट्रिक है, त्रिभुज है, कोई ट्राइंगल वाला कोई क्वेश्चन है, मैथ्स की कोई क्वेश्चन है जो कठिन रहते हैं उनको ट्रिक द्वारा, मैथ्स के सारे ही क्वेश्चन हम ट्रिक द्वारा सॉल्व करवा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका बहुत समय से मैथ छूटा है, उनसे मैथ नहीं बनती है, तो हम ट्रिक द्वारा सारे ही फैक्ट करवा रहे हैं। रीजनिंग हम करवा रहे हैं, मैथ्स हम करवा रहे हैं। इसके अलावा CDP के जो क्वेश्चन हैं, बाल विकास शिशु देखभाल और जो बाल देख रेख है, उसका हम सारा टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज करा के उनके MCQ करा रहे हैं। इसके अलावा जो ICMR है, पोषण है, प्रबंधन है, अधिनियम है, योजनाएं हैं, हर योजना का जो विभाग है, विभाग वाइज योजनाएं कराई जा रही है। जैसे स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, जनजाति विभाग की योजनाएं, महिला बाल विकास विभाग की योजनाएं, ये सारी योजनाओं को अलग अलग कवर कराया जा रहा है। और करीब 2500 से 3000 प्रश्न आपको एग्जाम तक इन योजनाओं से कवर करवाए जाएंगे। अधिनियम है, आप हर अधिनियम को केवल आपको बेसिक नहीं पढ़ना है, हर अधिनियम की हर धारा को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक एक धारा को ट्रिक द्वारा हम कवर करवा रहे हैं। बहुत सारे हम करवा चुके हैं और जो अधिनियम बच्चे हैं उनको करवा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक कहीं पर भी पढ़ाई नहीं की है या जो लोग सोच रहे हैं कि हमारी तो पूरी पढ़ाई हो गई है, वो हमारे यहाँ आइए, क्योंकि हम तो रेगुलर टेस्ट लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि केवल संडे को टेस्ट होता है, हमारे यहाँ रेगुलर टेस्ट होते हैं। एक दिन तैयारी होती है और एक दिन टेस्ट होता है। एक दिन तैयारी, एक दिन टेस्ट होता है। एक दिन कोई भी टॉपिक तैयार करा दिया जाता है, अगले दिन रात को 10 बजे और दिन में उसके अगले दिन 4 बजे टेस्ट होता है। जो रात को नहीं दे पाएंगे वो 4 बजे भी दे सकते हैं। 2 टेलीग्राम ग्रुप और 1 व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको दी जाती है जहाँ पर हम आपकी तैयारी कराते हैं। एक टेस्ट ग्रुप होता है जहाँ टेस्ट होते हैं, एक PDF ग्रुप है जहाँ पर PDF पूरी दी जाती हैं, और एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर हम आपकी तैयारी कराते हैं। तो जो भी हमारा ये बैच लेना चाहते ले सकते हैं। इसके अलावा हम क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक याद, ऑडियो वीडियो लेक्चर, टॉपिक वाइज आपको ई-बुक मिलेंगी, 1000 CDP के MCQ मिलेंगे। ICMR में आपको 2020 और 2024 पढ़ना है, 2010 नहीं पढ़ना है ना। 2020 और 2024 के MCQ हम कराएंगे। और ICMR ऐसी है कि याद नहीं होती है। अब 12 साल के बच्चे को प्रोटीन कितना चाहिए है, 16 साल के को इतना चाहिए है, 4 साल के को कितना चाहिए, 6 महीने के कितना चाहिए,
क्या हर पोषक तत्व की हर स्टेज की मात्रा आप याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो उसको हम ट्रिक द्वारा याद करवा रहे हैं। ट्रिक से क्या होता है कि कोई भी चीज़ बहुत आसानी से याद हो जाती है फ़नी ट्रिक से, और लंबे समय तक याद रहती है। तो हम ऐसे ही करा रहे हैं सारे टॉपिक। 2500 प्लस योजना के MCQ, 2000 अधिनियम वस्तुनिष्ठ टॉपिक तैयार करवाकर डेली टेस्ट, कठिन डेट और डाटा ट्रिक द्वारा याद, सुपरवाइजर का प्रश्न बैंक, पोषण, टीकाकरण, शिशु देखभाल, शिक्षा अधिनियम, योजना प्रबंधन, टॉपिक वाइज सारे कवर होंगे। डेली टारगेट होगा, डेली टेस्ट होगा। बहुत ही सरल तरीका है पढ़ने का। अगर आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी की 7 बुकलेट मिलेंगी। इसके अलावा 2017 2014 में आए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे। 2 टेलीग्राम 1 व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा इसमें तैयारी होगी। हमारी एप्लीकेशन है, बट हम एप्लीकेशन पे अभी कुछ नहीं करा रहे हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड मत कीजिए, वो खाली पड़ी हुई है। अभी हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ही सारा कुछ कवर करा रहे हैं। ऑनलाइन अगर पैकेज लेते हैं तो 799 है। अगर आप उसके साथ हमारी ये बुकलेट भी मंगवाना चाहते हैं, जो हमारी 7 बुकलेट का जो कलेक्शन है, ये पूरा बुकलेट मंगवाना चाहते हैं तो आप ये भी मंगवा सकते हैं। अभी जब मैं आपको वीडियो बना रही हूँ तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे वहाँ पर टेस्ट चल रहा है। हम हर टॉपिक को समझा के, एक छोटे से छोटा टॉपिक होगा ना तो उसके मैक्सिमम जितने MCQ बनते हैं हम सारे के सारे करवा रहे हैं। तो जो भी लेना चाहता है हमें व्हाट्सअप कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी गई है, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ना, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि आप लोग जो प्रबंधन पटवारी का पढ़ोगे, CDP बाल विकास वाला जो वर्ग 3 वर्ग 2 का पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? वहाँ से प्रश्न नहीं आने हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। अगर आप मेरा कोर्स नहीं लेना चाहते मत लीजिए, लेकिन अगर मैंने जो वीडियो में कराया है ए सीरीज़ के करीब 64 वीडियो हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 24 हो चुके हैं। इसके अलावा योजना के भी करीब 7 या 8 भाग हो चुके हैं। प्रश्न बैंक के करीब 8 या 9 भाग हो चुके हैं। तो ये पूरा देख लीजिएगा, यहीं से ही आपके बहुत सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। और और कुछ महत्वपूर्ण लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन भी कर रखी है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। हाँ, मैंने बताया था कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वही गर्भाशय से चिपकता है। हाँ, उसको हम प्लांटेशन बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ये जब इम्प्लांट होता है, अंतरोपण होता है, तो कहाँ पर होता है? गर्भाशय के ऊपरी भाग में, मध्य गर्भाशय में, निचले गर्भाशय में, या निचली ग्रीवा खंड में होता है? देखो, ग्रीवा खंड में तो होगा नहीं, क्योंकि ग्रीवा खंड तो सर्विक्स होती है जहाँ से बच्चा बाहर निकलता है। इसका आंसर होगा ऊपरी गर्भाशय भाग। ऊपरी गर्भाशय भाग में ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो उसका इम्प्लांटेशन होता है। ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के कहाँ पर जाके चिपकता है? ऊपरी गर्भाशय भाग में चिपकता है। ब्लास्टोसिस्ट कोशिकाओं की एक गेंद होती है जो एक शुक्राणु के अंड को निषेचित करने के लगभग 5 से 6 दिनों के बाद गर्भावस्था की शुरुआत में बनती है। ब्लास्टोसिस्ट कब बनती है? जब अंडाणु और ये शुक्राणु आपस में मिलता है, उनमें निषेचन होता है, उसके 6 से 7 दिन बाद ये ब्लास्टोसिस्ट बनती है। गर्भाशय के अंतः गर्भाशय कला में कोरक पुटी के जुड़ाव को, कोरक पुटी मतलब ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के जुड़ाव को क्या बोलते हैं? अंतःरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। निषेचन के 5 से 7 दिनों के बीच ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो गर्भाशय में पहुंच जाता है और गर्भाशय की ऊपरी सीमा पर स्वयं को आरोपित कर देता है। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद ही लगा दोगे। इम्प्लांटेशन क्या है? अभी मैंने बताया, जब ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है। जब जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, जब वो गर्भाशय की दीवार, इसे यहाँ दीवार से ये आके जुड़ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन बोलेंगे। ये कितने दिनों बाद होता है निषेचन के? ये निषेचन के 7 दिनों बाद होता है। निषेचन के 7 दिनों बाद इम्प्लांटेशन होता है। अभी मैं इसको चित्र द्वारा भी समझा देती हूँ। अगला है मोरूला। क्या है? मोरूला एक भ्रूण विकासात्मक चरण है। मतलब मोरूला कब बनता है? जब ये अंडाणु हुआ है, ये शुक्राणु हुआ है, ये दोनों जब आपस में मिल गए, अब ये फैलोपियन नलिका में इनका निषेचन हो रहा है। निषेचन होने के बाद ये विभाजित होते हैं। पहले 4 कोशिकाओं में होते हैं, फिर ये 16 कोशिकाओं में होते हैं। तो जब ये 16 कोशिकाओं में विभाजित होते हैं तो 16 कोशिकाओं में जो विभाजित होने के बाद जो बनता है उसको हम मोरूला बोलते हैं।
है ना। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है जो जाके गर्भाशय में आरोपित हो जाता है। तो मोरूला एक भ्रूण विकासात्मक चरण है, किसके बीच है? तो ये होता है युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट के बीच। युग्मनज क्या होता है? युग्मनज को हम जाइगोट बोलते हैं। इंग्लिश में युग्मनज को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में युग्मनज को जाइगोट बोलते हैं। तो क्या होगा कि जब ये जैसे कि ये अंडाणु हैं, ये शुक्राणु हैं, ये आपस में मिल गए, अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल गए, तो ये जो बन गया है, तो ये जाइगोट बन गया है। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से क्या बन गया है? जाइगोट बन गया है। जाइगोट में फिर विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। कोशिका जो होती है वो जाइगोट के रूप में विभाजित होती है। विभाजित होकर वो क्या बनाती है? मोरूला बनाती है। मोरूला के बाद क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट बनता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? मोरूला क्या हो जाएगा? युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट के बीच का एक चरण हो जाएगा। एक बार चित्र से समझ लीजिए। देखो, सबसे पहले ये देखो अंडा है, ये क्या है? अंडा है। अब ये इसमें ये जो आ गया ना, ये पूंछ बना, ये शुक्राणु आ गया। तो अब ये दोनों आपस में क्या हो गए? मिल गए तो ये फर्टिलाइज हो गया, मतलब इनमें निषेचन हो गया। ये क्या हो गया? इनमें निषेचन हो गया। निषेचन होने के बाद ये क्या होती है? विभाजित होना आरंभ कर देती। सबसे पहले 2 सेल में विभाजित होती है, फिर 4 सेल में विभाजित होती है, फिर ये 16 सेल में विभाजित होती है। 16 सेल में विभाजित होने वाली क्या कहलाता है? ये मोरूला। मोरूला क्या कहलाता है? जब ये 16 सेल में विभाजित होता है। उसके बाद क्या होता है? ये ब्लास्टूला बनता है। जब ये 16 सेल आपस में मिल जाती हैं तो इसको क्या बोलते हैं? हम ब्लास्टूला बोलते हैं। ब्लास्टूला के बाद ये अर्ली गैस्ट्रूला बोलता है। ये जब ये गर्भाशय की दीवार से प्रत्यारोपित हो जाता है। ये गर्भाशय, ब्लास्टूला के बाद क्या होता है? ये जो गैस्ट्रूला और अर्ली गैस्ट्रूला है, ये क्या होता है? गर्भाशय की दीवार से चिपकने के लिए तैयार रहते हैं। एक और समझो, देखो, ये अंडाणु और शुक्राणु मिल गए आपस में, फर्टिलाइजेशन हो गया। फिर क्या हो गया? ये ओवम मिल गया। ओवम, अकेला ओवम है, इन दोनों में फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फिर क्या बन गया? ये जाइगोट बन गया। मैंने बताया था निषेचन के द्वारा अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से क्या बनता है? अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से बनता है जाइगोट। जाइगोट जब बनता है, जाइगोट विभाजन हो गया। ये 4 कोशिकाओं वाला जाइगोट है। ये 1 कोशिका थी ओवम की, है ना, अंडाणु है ये जो ओवम। अब जाइगोट 4 कोशिकाओं वाला हो गया। जब ये विभाजित होगा तो ये 16 कोशिकाओं में बटेगा। 16 कोशिकाओं वाला क्या हो जाएगा? मोरूला। मोरूला क्या बन जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। और ब्लास्टोसिस्ट के बाद ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाएगा? गर्भाशय की दीवार से चिपक जाएगा, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। यही जो है भ्रूण का निर्माण करता है ना। तो यही जो स्थिति है, ये 8 सेल स्टेज होती है और ये 16 स्टेज। 8 सेल और 16 स्टेज के बीच की जो अवस्था है उसको हम जोना प्लेसुडा भी बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट, ये जो रचना होती है उसका जो सबसे बाहरी पार्ट है वो जोना पेल्यूसिडा कहलाता है। अंदर का जो पार्ट है वो इनर सेल मास कहलाता है, अंदर की कोशिका का द्रव्यमान कहलाता है। सबसे अंदर की जो कोशिका है वो ब्लास्टोसील कहती है, जिसको हम ट्रोपोप्लास्ट भी कहते हैं। ये जो ट्रोपोप्लास्ट यही आगे चलकर प्लेसेंटा का रूप ले लेता है। ट्रोपोप्लास्ट क्या करता है? आगे चलकर प्लेसेंटा का रूप ले लेता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो निषेचन होता है। निषेचन के बाद कोशिका विभाजित होती है। विभाजन के बाद पहले 4 कोशिका जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, फिर 16 कोशिका जिसको हम मोरूला बोलते हैं। मोरूला के बाद क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट बनता है और ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, मतलब भ्रूण बन जाता है। तो मोरूला क्या होता है? युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट के बीच का एक चरण होता है। निषेचन जो होता है, एक डिंब वाहिनी जो नलिका होती है, डिंब वाहिनी नलिका में एक जंक्शन होता है, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। कौन सा जंक्शन होता है? एम्पुलरी स्थमिक एक जंक्शन होता है फैलोपियन नलिका में, वहाँ पर निषेचन होता है। आपसे पूछेंगे नली डिंब वाहिनी नलिका में निषेचन कहाँ होता है? तो एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन में होता है। कहाँ पे होता है? एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन में होता है। युग्मनज जो होते हैं, युग्मनज में फिर विभाजन होता है। विभाजन जो होता है उस क्रिया को हम विदलन बोलते हैं। और समसूत्री विभाजन के बाद जो कोशिकाएं बनती हैं उनको हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं। कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? ब्लास्टोमियर कहलाती हैं। पहले 2 कोशिका बनती है, फिर क्या बनती है? 4 कोशिका बनती हैं। पहले 2 फिर 4, फिर ये 4 के बाद कितनी हो जाती हैं?
ये 16 हो जाती हैं, जो क्या कहलाती हैं, 16 कोशिका वाले भ्रूण को, मतलब 8 से 16 कोशिकाएं वाले भ्रूण को मोरूला कहते हैं, जो बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनने के लिए विभाजित होता है। डिंब वाहिनी नलिका के माध्यम से जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय की गुहा की ओर बढ़ता जाता है। ब्लास्टोसिस्ट के ब्लास्टोमियर को ट्रोपोप्लास्ट की बाहरी परत और आंतरिक कोशिका द्रव्यमान में व्यवस्थित कर सकते हैं। ट्रोपोप्लास्ट जो होता है वो गर्भाशय के आंतरिक स्तर से जुड़ा होता है, जिसके कारण जो गर्भाशय की कोशिकाएं हैं इसे विभाजित करती रहती हैं, जिसे हम अंतःरोपण कहते हैं, और यह गर्भाशय में प्रतिस्थापित हो जाता है। इसके बाद जो भ्रूण होता है वो जो अंतःरोपण होता है, उसके बाद जो भ्रूण होता है वो 3 जनन परतों में विभाजित हो जाता है, एक बाहरी परत, एक मध्य परत और एक आंतरिक परत। इसी से ही बच्चा बना होता है। वयस्क जो होता है इन 3 परत से ही बना होता है। तो इस प्रकार जो मोरूला का भ्रूण विकासात्मक चरण है वो युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट के बीच होता है। इस क्वेश्चन से आप और अच्छे से समझ पाओगे ये वाला टॉपिक, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से करना जरूरी है। निम्नलिखित में से भ्रूण विकास के सही चरण को बताओ। भी मैंने आपको चित्र द्वारा भी इसको समझाया था कि सबसे पहले क्या होता है, निषेचन, विदलन, निषेचन, ब्लास्टोसिस्ट। देखो निषेचन के बाद ब्लास्टोसिस्ट तो होता ही नहीं है, दूसरा गलत हो जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट सबसे आखिरी में आता है, तो पहले कहाँ से आ जाएगा, द्वितीय अधिसूचन यहाँ होता नहीं है, पहला ही सही दिख रहा है। पहला क्या हो रहा है, विदलन, मतलब देखो सबसे पहले ये अंडाणु प्लस ये शुक्राणु आपस में मिल गए, मिलके क्या बना दिया इनने, ये एक अंडा बना दिया। अंडा मतलब एक ओवम बना दिया, एक बच्चा बना दिया। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें विभाजन होना स्टार्ट होगा। विभाजन होगा, विभाजन को हम बोलते हैं विदलन। क्या, और विभाजन को क्या बोलते हैं हम, विभाजन को विदलन बोला जाता है। विभाजन क्या कहलाता है, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, विभाजन को क्या बोलते हैं हम, विदलन बोलते हैं। तो अब ये विभाजन हो गया, जैसे ये 2 में विभाजित हो गए। अब ये क्या होगा, ये 2 विभाजित होकर ये कितने वाली कोशिका बना लेगी, 8 से 16 कोशिका बना लेगी। 8 से 16 कोशिका वाला जो पिंड होता है वो क्या कहलाता है, वो है मोरूला। क्या कहलाता है, मोरूला। जब ये मोरूला जो होता है वो गर्भाशय की दीवार से चिपकने वाला होता है, तो मोरूला में विभाजन होता है, तो क्या कहलाता है, ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। ब्लास्टोसिस्ट के बाद ब्लास्टोसिस्ट की जो बाहरी परत है, जिसको हम प्लेसेंटा भी बोलते हैं, वो ट्रोपोप्लास्ट होती है। क्या कहलाती है, ट्रोपोप्लास्ट होती है, जिसको हम प्लेसेंटा, यही आगे चल के प्लेसेंटा बनता है, ट्रोपोप्लास्ट। एवं आंतरिक कोशिका पिंड जो कि गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। तो इसका क्या होगा आंसर, पहला हो जाएगा विदलन, मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट, ट्रोपोप्लास्ट एवं आंतरिक कोशिका विभाजन। निषेचन जो होता है डिंब वाहिनी नलिका के एम्पूला, अभी मैंने ऊपर भी बताया था, एम्पूला क्षेत्र में होता है। निषेचन के बाद युग्मनज समसूत्री विभाजन करता है, जिसको हम विदलन बोलते हैं। गर्भाशय तक जो डिंब वाहिनी नलिका से गर्भाशय तक युग्मनज जब जाता है, उसको विदलन द्वारा ही विभाजित होकर ही जाता है। विदलन से उत्पन्न होने वाली जो संतति कोशिकाएं होती हैं, जो ये विभाजित कोशिकाएं होती हैं, जो उत्पन्न हुई कोशिकाएं होती हैं, उसको ब्लास्टोमियर कहते हैं। ब्लास्टोमियर एक गोला उत्पन्न करता है। ब्लास्टोमियर जो होता है, जैसे कि ये ब्लास्टोमियर है, ये एक ब्लास्टोमियर है जो अलग अलग कोशिका, तो ये जिससे घिरा हुआ होता है उसको हम पेलुसिडा बोलते हैं। ब्लास्टोमियर जिससे घिरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, पेलुसिडा। पूछते हैं कि ब्लास्टोमियर जिसके चारों तरफ जो आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको पेलुसिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेलुसिडा। और ये जो पूरी संरचना होती है इसको मोरूला बोलते हैं। मोरूला जो होता है अलग अलग टाइप में विभाजित होता रहता है और जो कोशिकाओं को आच्छादित करता रहता है। भ्रूण का मोरूला के बाद जो अगला चरण है वो ब्लास्टूला कहलाता है। और जो ब्लास्टूला जो है, ब्लास्टूला ही जो है वो एक केंद्रीय गुहा का निर्माण करता है। ब्लास्टोसील तरल पदार्थ से बना हुआ होता है और तीव्र वृद्धि करता है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अब जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय की किस परत में अंतःरोपित होता है, तो एंडोमीट्रियम परत में अंतःरोपित होता है। किसमें, एंडोमीट्रियम परत में अंतःरोपित होता है।
अगला है गतिशील जो जीवाणु कोशिका होती है उसको क्या कहा जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। समयुग्मक, मादा युग्मक, नर युग्मक या युग्मक। तो इसको नर युग्मक बोला जाता है। गतिशील जीवाणु जो कोशिका होती है उसको शुक्राणु बोलते हैं। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या बोला जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को शुक्राणु बोला जाता है। शुक्राणु या स्पर्मेटोजोआ एक युग्मक होता है। क्या होता है। एक युग्मक होता है जो पुरुष प्रजनन प्रणाली में उत्पन्न होता है। ये गतिशील कोशिका होती है और इसका लक्ष्य क्या होता है। मादा के अंडे को निषेचित करना। क्या लक्ष्य होता है। मादा के अंडे को निषेचित करना इसका प्रमुख लक्ष्य होता है। तो गतिशील जीवाणु कोशिका क्या कहलाती है। नर युग्मक कहलाती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।